आओगे ना, है ना, यही सब चीज होता है। देखिए आगे है, हमने इसके पहले क्लास में ये पढ़ा था सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सहसंयोजक बंधन में हम लोगों ने क्या दिखा कि दोनों जो होते हैं ना, ये परमाणु दोनों लेने वाले होते हैं, यानी अधातु और अधातु का संयोग होता है तब बनाता है सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो उसी सहसंयोजक बंधन के जो प्रकार होते हैं वो कुछ प्रकार इस प्रकार होते हैं, समझेंगे। सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक एकल सहसंयोजक बंधन। तो एकल सहसंयोजक बंधन में क्या होता है कि चला 2 परमाणु के बीच जो है ना, जब 2 परमाणु आप लोगे तो दोनों परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। कितना इलेक्ट्रॉन का? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो यदि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो कहेंगे एकल सहसंयोजक बंधन है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो कहेंगे कि द्विक सहसंयोजक बंधन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो बोलेंगे कि त्रिक सहसंयोजक बंधन। डिफिनेशन एक ही है, बस इसमें एक है, इसमें दो है और इसमें 3 है। एक याद करोगे तीनों याद होगा। कैसे? अब देखो इसका, अगर हम बात करते हैं एकल सहसंयोजक बंधन का, CH4, C कितना है? 1, H कितना है? 4, 4H है। अब बताइए हाइड्रोजन का एक हो गया, एक एक। कार्बन के परमाणु कितना होता है? इलेक्ट्रॉन। कार्बन का बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। 6 परमाणु संख्या तो 2 और अगला में 4, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, बोलिए, और कार्बन को कितना चाहिए? 8। 8 ना। अब ये देखो एकल सहसंयोजक बंधन है, क्यों? क्योंकि ये बताइए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलिए, क्या रात भर नहीं सोई है? शादी भी आता का कोई के गीत गा रही थी? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, खड़ा होकर पढ़ो। इसी देखो, शादी उदी नहीं ना था कोई का है? देखो, तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान देना, जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एकल बंधन बनेगा। कौन सा बंधन? एकल बंधन, 1 बॉन्ड। कोई दिक्कत समझ में आया? अब आगे चलो देखते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन। जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो द्विक सहसंयोजक बंधन कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन में कितना? O और O। ऑक्सीजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? परमाणु संख्या ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो पहला सेल में 2 रखेंगे, दूसरा कक्षा में 6 रखेंगे, तो 2 और 6 8, तो इसका 6 हो गया ना। तो बोलिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और यस या नो? इस ऑक्सीजन का 6, 2 3 4 5 6, 6 हो गया। बोलिए, अरे कोई दिक्कत? ऑक्सीजन इस कितना चाहेगा लेना? 2। ऑक्सीजन 2 चाहेगा, परमाणु संख्या 6 है, 2 चाहेगा कि 8 चाहेगा? हाइड्रोजन ना 2 चाहेगा लेना। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 8। तो बताइए यहां से ऑक्सीजन के पास है कितना? 2 4 6, 6 गो है, इससे 2 गो ले लेगा, 8 गो हो गया। गिनिए, हो गया 8 गो। अब बताइए इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 8। तो 4 यहां से ले लेगा, 4 यहां से ले लेगा, दोनों का 8 8 हो गया। अरे हाँ या ना? इसमें डबल बॉन्ड बना। कैसे? इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। इस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए डबल बॉन्ड। दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितना बंधन बना है? 2 बंधन। आ रहा है बात समझ में? समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन। थोड़ा सा मिटा देते हैं पता। कितना टाइम हो रहा है जी? मैथ 2 बचा हुआ है, 8 पूरे 8 है, बहुत समय है। देखो, अब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा जब 2 परमाणुओं के बीच में होता है तो हम कहते हैं कि त्रिक सहसंयोजक बंधन बन रहा है। जैसे आता है बात नाइट्रोजन का। चलिए नाइट्रोजन की अगर हम चर्चा करते हैं तो नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन है ना।
अब नाइट्रोजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, बोलो, 9 कि 7, 7 ना। नाइट्रोजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, सॉरी 7 नहीं, 7 परमाणु संख्या। तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 5, समझ में आ गया। बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जी नाइट्रोजन का, 5। ये 7 नहीं लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे, बाह्यतम सेल वाला 5 बताइएगा। 1 2 3 4 5 हो गया, इसका भी 5, 1 2 3 4 5 हो गया। नाइट्रोजन कितना चाहेगा लेना, 8, पूरा 8 करेगा तो 5 पहले से 3 इससे ले लेगा, 8 हो गया। इस नाइट्रोजन तो 6 और 2 पहले से तो 8 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, देखिए कैसे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, इस तरह से है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 3 बॉन्ड। तो इसको बनाइएगा तो नाइट्रोजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गया जी, है ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है हमारा कि आयनिक बंधन। हम जो पढ़े आयनिक बंधन में क्या पढ़े, एक धातु और एक अधातु, एक लेने वाला और एक देने वाला हो। सहसंयोजक बंधन में हमने क्या पढ़ा कि दोनों लेने वाला हो, यानी दोनों क्या है, अधातु। फिर से एक बार हम चर्चा करते हैं। तो आयनिक में हमने क्या पढ़ा, आयनिक बंधन में एक लेने वाला और एक देने वाला, दोनों है, एक लेने वाला एक देने वाला। सहसंयोजक में क्या पढ़े हम कि दोनों है देने वाला, दोनों देने वाला कि लेने वाला, अधातु है ना जी, लेने वाला ना, दोनों क्या है, लेने वाला। तो हम लोग देखेंगे आयनिक बंधन ये धातु और अधातु के संयोग से बनता है, यानी धातु देने वाला होता है और अधातु लेने वाला होता है। तो वही ना बोले आयनिक बंधन में एक लेने वाला और एक देने वाला, लेकिन सहसंयोजक बंधन में दोनों लेने वाला, यानी दोनों अधातुओं के संयोग से बनता है। कोई दिक्कत है, आयनिक बंधन धातु और अधातु के संयोग से बनता है, लेकिन सहसंयोजक बंधन दोनों अधातु के संयोग से बनता है। कैसे बताए थे ना, चलो आगे देखो। आयनिक बंधन को तोड़ने में ज्यादा उष्मा की जरूरत है, इसीलिए इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च। लेकिन सहसंयोजक बंधन का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। यह जल में विलय है, आयनिक बंधन जल में घुलता है, लेकिन सहसंयोजक बंधन जल में घुलता नहीं है, यानी अविलय है। बैठ जाओ, अब नींद टूट गया होगा, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। आगे है, यह कार्बनिक विलायक में अविलय है। जैसे कार्बनिक घोलने वाला विलायक मिलेगा ना, उसमें आयनिक बंधन नहीं घुलेगा, ठीक है। जैसे किरोसिन, तेल, बेंजीन, एसीटोन, इस समय में ये नहीं घुलेगा, कौन, आयनिक बंधन। यानी आयनिक बंधन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है, सहसंयोजक बंधन कार्बनिक विलायक में घुलता है। आयनिक बंधन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है, सहसंयोजक बंधन कार्बनिक विलायक में घुलता है। कार्बनिक विलायक कौन है, समझ लो। कार्बनिक विलायक किरोसिन तेल हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब जो है ना क्या है, कार्बनिक विलायक है। क्या है, विलायक। विलायक मतलब समझते हैं ना, घोलने वाला, जैसे पानी क्या है, विलायक है ना। आगे, यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक है। आयनिक जो बंधन होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक, लेकिन सहसंयोजक बंधन जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक। बोली कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। चलो देखो, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अयस्क और खनिज के बारे में पढ़े थे। यानी कभी कभी खनिज से सॉरी, अयस्क और खनिज न था जी, हाँ, खनिज और अयस्क। तो कभी कभी खनिज निकालने के क्रम में क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा पैसा और अधिक मेहनत पड़े, उसको खनिज कहते हैं। और कम मेहनत और आसानी से कम खर्च में निकल जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं।
ये हम पढ़ाए थे। अब आता है अयस्कों के प्रकार होता है। अभी हम बताए कि अयस्क में क्या होता है कि आसानी से और कम खर्च में जिसको निकाला जा सके उसको कहते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। अब अयस्क के भी कई प्रकार, अयस्क के भी कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क कहने का मतलब यह है ना कि अयस्क में ऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है। अब ऑक्साइड क्या है? तो अयस्क में अगर ऑक्सीजन की मात्रा है, आपका जो अयस्क है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिला हो तो उसको हम कहते हैं ऑक्साइड अयस्क। क्या बोलते हैं? जिस अयस्क में सल्फर का मात्रा मिला हो कहते हैं सल्फाइड अयस्क। जिस अयस्क में कार्बोनेट का मात्रा मिला हो कहते हैं कार्बोनेट अयस्क। एक बार टेलर थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं फिर समझेंगे। जिस अयस्क में हाइलाइड यानी क्लोरीन, हाइलाइड में कौन कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर मिला हो तो कहेंगे हाइलाइड अयस्क। समझ में आया? तो अयस्क में अगर ऑक्सीजन मिला हो ऑक्साइड अयस्क। जैसे देखिए वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित हो। जैसे खनिज से हम अयस्क निकालते हैं तो अयस्क निकलता है तो बताइए अयस्क में अशुद्धि होगा कि नहीं होगा? अरे हम लोग भात भी बनाते हैं ना तो चावल में कंकड़ मिलता है जो क्या होता है? अशुद्धि। उस कंकड़ को खा जाते हैं कि फेंक देते हैं? फेंक देते हैं। तो उसी तरह से अयस्क में अशुद्धि जो है, अगर अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन हो, ऑक्साइड हो तो उसी को कहते हैं ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन मिला हो तो कहेंगे ऑक्साइड अयस्क। जैसे कोरंडम, इसका फार्मूला है Al2O3। अच्छा ये बताइए कोरंडम से एल्युमिनियम निकलेगा। कोरंडम से क्या निकलेगा? एल्युमिनियम। कैसे? Al2O3, O3 ऑक्सीजन है कि नहीं? अरे वो ऑक्सीजन है ना। इस ऑक्सीजन को निकाल कर फेंक दोगे तो क्या मिलेगा तुमको? एल्युमिनियम। तो कोरंडम में अशुद्धि के रूप में कौन है? ऑक्सीजन, जिसको फेंक देने से क्या मिलेगा? एल्युमिनियम। चलिए आगे हेमाटाइट। अब हेमाटाइट जो है, देखिए कोरंडम जो है अगर ऐसे भी पूछ देगा कोरंडम किसका अयस्क है तो कहेंगे एल्युमिनियम का। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। लोहा किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क कौन है? हेमेटाइट। लोहा का अयस्क कौन है? हेमेटाइट। तो हेमेटाइट अयस्क से लोहा प्राप्त होगा। कैसे? इस लोहा में से ऑक्सीजन को कहाँ फेंकना पड़ेगा? बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? अशुद्धि है। आगे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट अयस्क से भी लोहे प्राप्त होता है ऑक्सीजन को निकालने से। क्यूप्राइट, इससे भी कॉपर प्राप्त होगा। कॉपर मतलब इंग्लिश में कॉपर, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? तांबा। क्या बोलते हैं? तांबा। तो तांबा में क्या अशुद्धि रहता है? ऑक्सीजन। इसको निकालने से क्या प्राप्त होगा? तांबा। ऑक्साइड अयस्क समझ में आ गया? अयस्क में धातु निकालने के क्रम में अगर अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन हो, क्या हो? ऑक्सीजन, तब कहेंगे ऑक्साइड अयस्क है। आगे वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ साथ अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित हो? सल्फर। तो कौन सा अयस्क कहेंगे? सल्फाइड अयस्क, यानी आयरन सल्फाइड, एफीएस। अभी बताइए एफीएस में अशुद्धि कौन है? सल्फर। एस को निकाल दोगे क्या बनेगा? लोहा। यानी अगर हम आपसे पूछ दे कि आयरन सल्फाइड किसका अयस्क है तो क्या बोलोगे? लोहा का। किसका है? लोहा का है सर। आगे आगे है कॉपर पायराइड्स। तो कॉपर पायराइड्स में देखिए जो अशुद्धि है एस है। क्या है? एस। यानी सल्फर को निकाल दोगे क्या मिलेगा? कॉपर। क्या मिलेगा? कॉपर। आगे
कॉपर ग्लास अशुद्धि के रूप में सल्फर है, इसमें भी सिनेबार HgS, एस है सल्फर है, जिंक ब्लेड एस सल्फर है। देखो इससे तुमको ये पता चलेगा, हम जो भी पूछेंगे आपको जवाब एकदम फ्रैंकली देना होगा। चलिए, कोरंडम किसका अयस्क है? गुड। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। मैग्नेटाइट लोहा का। क्यूपराइट कॉपर का। तांबा का। चलिए, आयरन सल्फाइड किसका अयस्क है? लोहा का। गुड। कॉपर पायराइड किसका अयस्क है? तांबा का। अब कहेगा कि सर तांबा का दो गो, अरे कोई जरूरी है कि दो गो नहीं, पूछे क्या? बोलिए। हाँ हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कॉपर ग्लास किसका अयस्क है, क्या बोलोगे? कॉपर का। सिनेबार किसका अयस्क है? Hg तांबा का है। पारा, पारा कौन पारा? अरे थर्मामीटर वाला पारा, डॉक्टर साहब जो बुखार नापते हैं ना, और जो अंदर पानी जैसा होता है वही पारा बोलता है। तो पारा का अयस्क, सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। जिंक, जिंक ब्लेड, जिंक का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड, है ना। अब चलो, कार्बोनेट अयस्क, वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में क्या रहता है? कार्बन। ठीक है, अशुद्धि के रूप में क्या रहता है? कार्बन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट को निकाल दोगे क्या बनेगा? कैल्शियम। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट को क्या निकाल दोगे क्या बनेगा? मैग्नीशियम। कैलेमाइनर, CO3 को निकाल दोगे क्या बनेगा? जिंक। यानी जिंक का एक और अयस्क आ गया कैलेमाइनर, जिंक का अयस्क एक और आ गया जिंक ब्लेड, है ना, लिखवाए ना जिंक ब्लेड, हाँ जिंक ब्लेड, है ना। समझ में आया जी? अरे आ गया समझ में ये सब चीज। यानी ऑक्साइड अशुद्धि है, सल्फाइड अशुद्धि है, कार्बोनेट अयस्क में अशुद्धि है, और हैलाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क में पता है क्या क्या होता है? देखो, देखिए ये अगर अयस्क में हैलाइड अशुद्धि के रूप में है उसको कहेंगे हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क में क्या क्या होता है? हैलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अशुद्धि के रूप में रहे तो कहेंगे कि वह हैलाइड अयस्क है। कौन सा अयस्क है? जैसे देखो, रॉक साल्ट NaCl, रॉक साल्ट जो अयस्क है ना वह सोडियम का है। किसका है? इसमें अशुद्धि के रूप में क्या है? Cl है, क्लोरो। क्लोरो को हटा देंगे क्या बनेगा? सोडियम। क्लोस अस्फार क्या है? F2, यानी फ्लोरो, क्लोरीन को निकाल देंगे क्या बनेगा? कैल्शियम, है ना। समझ में आया? चर्चित अयस्क पता है कौन? इधर हम लिखवाए थे ना, जिंक ब्लेड, ये सब जो है ना चर्चित है। कॉपर पायराइड्स हो गया, सिनेबार हो गया, ये सब चर्चित अयस्क एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है आगे धातु कर्म, क्या है? धातु कर्म। अब देखिए, अयस्क में से धातु जब हम निकालते हैं ना, अयस्क में से क्या निकलेगा? धातु। ठीक है, तो अयस्क में से धातु निकालने की जो प्रक्रिया हुई ना उसी को कहते हैं हम धातु कर्म। क्या बोलते हैं? यानी अयस्कों से धातु निकालने की प्रक्रम को हम कहते हैं धातु कर्म। क्या बोलते हैं? अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को ही कहा जाता है धातु कर्म। समझ में आ गया? चलो अगला, गैंग। अच्छा ये बताइएगा, धातु जब हम निकालेंगे अयस्क से, ठीक है, तो कुछ भी आप अगर कोई काम कर रहे हो ना तो उसमें से अशुद्धि निकलता है, सब शुद्ध पदार्थ नहीं निकलता है। हमारा शरीर भी अशुद्धि को निकालता है, पसीना, पेशाब, ये सब अशुद्धि निकलता है।
खाना बनाते हैं, चावल जैसे ही निकालते हैं उसमें कंकड़ निकलता है, अशुद्धि के रूप में निकलता है। आटा में चोकर जो है अशुद्धि के रूप में जो लोग चालता है उसको। यानी हम कुछ भी सब्जी में आलू को नहीं धोती है तो अशुद्धि के रूप में रहता है। तो अयस्क का जब सांद्रण होगा, जब अयस्क में से धातु निकाला जाएगा तो उसमें जो अशुद्धि निकलेगा ना, अरे अभी तो अशुद्धि निकाल रहे हैं जो कार्बोनेट निकाल रहे थे, क्लोरीन निकाल, सब अशुद्धि ना था। ये सब अशुद्धि को बाहर करना, जो ये सब अशुद्धि है उसी को कहते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? ये मत समझ लेना, गैंग मतलब लड़ाई झगड़ा वाला गैंग है ना, गैंग उसको कहते हैं। यानी अयस्कों में जो छोटी छोटी अशुद्धियां मिली होती है उसी को कहते हैं गैंग। समझ में आया आज का टॉपिक? कोई दिक्कत है? चलो, सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे, ठीक ना। अयस्क आपको बताए थे कि जब धातु प्राप्ति के समय, जब हम खनिज निकालते हैं और उसे धातु जो प्राप्त करते हैं तो कम आसानी से और कम खर्चा में, कम लागत में जो पदार्थ प्राप्त हो वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क। और जो सरलता पूर्वक प्राप्त नहीं होता है, मेहनत लगता हो और उसमें ज्यादा पैसा की खर्च है, उसको क्या कहते हैं? खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज, ठीक ना। और जब कम खर्च में सरलता पूर्वक प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम अयस्क। तो अयस्क का सांद्रण का मतलब क्या होता है समझेंगे। अयस्क में उपस्थित, देखिए अयस्क जब आप निकालते हैं तो उसमें उपस्थित अशुद्धि रहता है। क्या रहता है? अशुद्धि। तो ये अशुद्धियों को दूर करना, अशुद्धि को दूर करने के लिए अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। देखिए कोई भी चीज आप प्राप्त करोगे ना तो उसमें अशुद्धि निकलेगा। जैसे आप चीनी को खूब गर्म करो ना, उसमें भी अशुद्धि निकलता है, ऊपर ऊपर काला काला फिर निकलेगा, फेन टाइप का। खूब चीनी का पाक करोगे ना तो उसमें भी अशुद्धि तुमको मिलेगा देखने को। या कोई भी चीज को ले लो, उस हर चीज में अशुद्धि पाया जाता है। तो वही जब हम अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित विधि से किया जाता है। सबसे पहले देखिए अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। पहला हाथ से चुनकर जब अयस्क बनता है, जब अयस्क निकलता है, जब अयस्क प्राप्त किया जाता है उस समय अशुद्धि दिखता है बड़ा बड़ा रूप में, बड़ा बड़ा। तो जब बड़ा बड़ा दिख रहा है तो उसको हाथ से चुनकर फेंका जा सकता है कि नहीं अशुद्धि को। तो सबसे पहला विधि है कि हाथ से चुनकर, जो बड़ा, वैसे अशुद्धि जो आकार में, आकार से बड़े होते हैं उनके लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। जब आपको अयस्क मिला और उसमें आपको अशुद्धि बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा दिख रहा है तो उसको चलनी से चालोगे? हाथ से चुनेंगे, फेंक देंगे, है ना। जैसा अशुद्धि वैसा कार्य करेंगे। यानी महीन है तो कोई और विधि अपनाएंगे, जिस विधि से वो निकल जाए अशुद्धि वैसे हम करते हैं। अब आपको आटा में मान लेते हैं कि अशुद्धि के रूप में चोकर है, हाथ से चुनोगे चोकर हवा के, चलनी से चालोगे, अलग अलग विधि अपनाते हैं हम लोग, है ना। अगला है चलनी से चाल कर भी, यानी महीन अशुद्धि है उसको हम क्या करेंगे? चलनी से चल लेंगे। बहुत छोटी अशुद्धि जिन्हें हाथ से चुनना संभव नहीं है उसे हम चलनी से चालकर अशुद्धि को अलग करेंगे। चलनी जानता है ना सब्जी, सबके घर में आटा चलाता है उसे चलनी होता है ना। ओसाई के द्वारा कुछ अशुद्धि, ओसाई के द्वारा कैसे निकलेगा? देखो जैसे आप गांव घर में आप देखते होंगे कि जब धान करता है तो उसमें धान के साथ साथ पुआल रहता है और सरल सरल धान रहता है जिसमें धान रहता ही नहीं है, जिसको हम लोग खखरी या भौंटा कहते हैं, या कुछ कहते हैं भौंटा, भौंटा नाम है ओकरा, भौंटा, उसको भौंटा बोलते हैं। भौंटा को निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसको ओसाई करते हैं। यानी ऐसे ओसाते हैं ना सूप में लेकर, तो हल्का अशुद्धि हवा में उड़ जाता है और भारी जो हमारा एकदम मेन मटेरियल जो है जमीन पर गिरता है, ठीक ना।
इस विधि में अयस्क भारी और धान मत समझ लेना, धान में जो विधि अपनाया जा रहा है ये अयस्क के बारे में बता रहे, हम आम भाषा में समझाने के लिए वहां पर जाते हैं, है ना। यहाँ अयस्क का सांद्रण हो रहा है, ना कि धान के सांद्रण हो रहा है, ठीक है। तो इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्का होता है। अयस्क कैसा होता है? भारी और अशुद्धि हल्का। और जैसे ऊपर से भारी अयस्क गिरता है तो जिससे भारी अयस्क वहीं पर रह जाता है और हल्का अशुद्धि हवा में उड़िया जाता है। उड़िया जाता नहीं, उड़ जाता है ना, हम लिख दे उड़िया जाता है। चलो समझ में आ गया। अगला है गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रव चलित विधि। देखो ये भी सेम है, गुरुत्व पृथक्करण या द्रव चलित। इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि क्या होता है? हल्का होता है। इसमें अयस्क का महीन चूर्ण करके दाब स्थान पर रखा जाता है। अब इसका अयस्क क्या करेंगे कि महीन चूर्ण कर देंगे। अब महीन चूर्ण करके कुछ है क्या, महीन चूर्ण करके क्या करेंगे कि एक स्थान पर जहां दाब पड़ेगा उस दाब स्थान पर हम इसको रख देंगे। उसके बाद उस पर जल का प्रवाह करेंगे। जैसे ही जल का प्रवाह करेंगे ना तो अयस्क और अशुद्धियां का हो जाएगा अलग अलग। जैसे अयस्क जो है ना, अशुद्धियां जो है वो पानी के बहाव में क्या हो जाएगा, बाहर चल जाएगा, और मेन जो आपका अयस्क है वो भारी ना है, वो बैठ जाएगा किसी स्थान पर। समझ में आया। चलो आगे देखो, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कैसे हम करते हैं इसको अलग, इसका हम एक फिगर भी बना दिए आपको समझाने के लिए। इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके, इस विधि में अयस्क को क्या करेंगे, महीन चूर्ण कर देंगे और अयस्क को हॉपर में रख देंगे। देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं, अब क्या करेंगे, इस विधि में अयस्क को महीन चूर्ण कर दिए और उसको एक हॉपर में रख दिए। देखिए हॉपर है, क्या है, हॉपर है। हॉपर में ये सब अंदर क्या रख दिए हम, क्या है, अयस्क है। मिल में जाते हो ऊपर हॉपर लगा रहता है, धनवा जो डालता है, गेहूं डालता है, जो पिसाता है, नहीं गया है सच आटा चक्की वाला में। जब मोटर की सहायता से बेल्ट घूमता है, ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, क्या है, आईबी जो बेल्ट है ना वो चुंबक का बेल्ट है। बेल्ट देखा है, फीता लगा रहता है, आटा चक्की वाला में जाओगे तो फीता लगा रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं, बेल्ट। पहने वाला बेल्ट नहीं, वो देखे हैं सर, फीता चक्की वाला जो आटा चक्की वाला रहता है जो फीता लगा रहता है, इसी तरह से यही जो घूमता है ये क्या होता है, बेल्ट होता है। ये बेल्ट किसका होता है, चुंबक का होता है। किसका होता है, चुंबक का। अब क्या होता है, जब मोटर की सहायता से बेल्ट घूमता है तो बिना चुंबक वाला पदार्थ जो है ना, जिसमें चुंबक नहीं है, वह कहाँ गिरता है, आगे। बिना चुंबक, देखो यहाँ से गिरा, इसमें सट गया, इनमें दोनों है, एक चुंबकीय है एक अचुंबकीय है, दोनों पदार्थ है। यानी एक अशुद्ध और एक शुद्ध। अरे बात समझिए, एक अयस्क है एक अशुद्धि है। तो अयस्क है तो वो तो चुंबक में सटने वाला है, तो अयस्क है वो क्या करेगा कि यहाँ पर गिरेगा, और बिना चुंबकीय पदार्थ है जो सटने वाला नहीं है, वो कुछ दूर तक फेंकाएगा तो आगे आ जाएगा। यानी एक डब्बा में अचुंबकीय पदार्थ गिरेगा और एक डब्बा में कौन सा गिरेगा, चुंबकीय पदार्थ। नहीं समझ में आया। इसे देखो काहे गिरेगा, बात समझ में, जो नहीं सटेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रहा है बिना चुंबकीय वाला पदार्थ आगे गिर जाता। अच्छा सॉरी गलत लिख दिए हैं, यह चुंबकीय है, यहाँ अचुंबकीय जी। देखो अचुंबकीय पदार्थ, बिना चुंबकीय, जिसमें सटने वाला नहीं है। तो बात समझिएगा, ये फीता में दो पदार्थ सट के जा रहा है, एक चुंबकीय जा रहा है और एक अचुंबकीय जा रहा है। तो चुंबकीय जो पदार्थ जा रहा है वो कुछ दूर तक सटल रहेगा, कुछ दूर तक रहेगा तो इसमें गिरेगा। एक अचुंबकीय पदार्थ है तो जैसे ही ढलाव पाया और फितवा में ऐजा तक, देखो ऐजा तक दोनों, एक सटल है और एक सटल नहीं है। तो जो सटल का है वो कुछ दूर तक तो खींचेगा ना जी, अब बिना सटल का ही सटल नहीं है तो यहाँ तक तो ठीक जाएगा। जैसे ही जाएगा ना तो ढलाव पड़ेगा तो ये वाला में गिर जाएगा। यानी अचुंबकीय पदार्थ ही में गिरेगा, चुंबकीय पदार्थ ये वाला में गिरेगा। बोलो कोई दिक्कत। इस तरह से हम चुंबकीय पृथक्करण करते हैं। समझ में आ गया। चलो